हम कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। सो पहले हमने क्या देख लिया था इसके पहले पार्ट में कि जो गाइनोशियम होता है वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है। अब हर एक पिस्टिल में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। ठीक है। आप देख सकते हो अपर मोस्ट पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टाइल है और उसके बाद एक ओव्यूल प्रेजेंट है। राइट। जो ओव्यूल है वो कहां प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ठीक है। आगे इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तरह काम करता है। किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। यानी जब पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उड़कर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ आएंगे पॉलिनेशन के थ्रू, तो वो कहां पर लैंड करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर। और उसके बाद जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टिग्मा के नीचे, वो क्या एक हाईवे की तरह काम करेगा। यानी वो स्टिग्मा के ऊपर सबसे पहले लैंड करेंगे और उसके बाद स्टाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में जाएंगे। ठीक है। देखो, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। राइट। नेक्स्ट क्या है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल और मे हैव मोर देन 1 पिस्टिल। अगर कोई एक पिस्टिल है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीकार्पेलरी। ठीक है। अब अगर किसी फ्लावर के पास एक से ज्यादा पिस्टिल है तो या तो वो आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं या हो सकता है वो सारे इंडिपेंडेंट रहें। अगर तो वो फ्यूज्ड हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, सिनकार्पस। और अगर इंडिपेंडेंट या फ्री हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ये चीजें याद रखने की हैं। ठीक है। ये देखो, अगर सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, दिख रहा है, ये 1 2 और ये 3, और ये आगे चल के फ्यूज हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सिनकार्पस। दे आर कॉल्ड सिनकार्पस। ओके। और अगर वो तीनों देखो इंडिपेंडेंट हैं या फ्री हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, एपोकार्पस। राइट। अब ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये तो क्या है, इसके पास एक ही पिस्टिल है तो ये क्या है, मोनोकार्पेलरी। अब इसके पास तो 2 पिस्टिल है लेकिन दोनों फ्री है। आप देख पा रहे हो, दोनों अलग अलग एंटिटी है, तो इसे क्या कहेंगे, मल्टीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस। ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये दोनों पिस्टिल तो 2 हैं बट वो आगे चल के फ्यूज हो रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, मल्टीकार्पेलरी। और यहां देखो मल्टीकार्पेलरी और आगे चल के सिनकार्पस। और ये मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस का ही एक एग्जांपल है कि अगर सिर्फ 2 पिस्टिल हैं तो उसे क्या कहेंगे, बाईकार्पेलरी सिनकार्पस। बाई मतलब 2। ठीक है। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं आपको ये याद रखना है।
मोनोकार्पेलरी अगर हम देखें तो पी यानी मटर और ग्राउंड नट यानी मूंगफली के अंदर, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? लोटस, ठीक, और रेननकुलस। तीसरा जो है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? टोमेटो, चिली एंड धतूरा। और बाइकार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड एंड ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल। ये जो हम पढ़ रहे थे, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर खाली जगह होती है जिसे क्या कहते हैं? लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो नोन एज लोक्यूल, ठीक है। इस लोक्यूल के ही अंदर क्या होता है? यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा से ही एक मेगास्पोरेंजिया निकलता है, ठीक है। सिंगुलर मेगास्पोरेंजिया और प्लूरल मेगास्पोरेंजियम। यहां से ही एक मेगास्पोरेंजिया निकलता है जिसे हम ओव्यूल भी कह देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, जैसे कि वीट और पैडी और मैंगो, या ज्यादा भी हो सकते हैं। कहां कहां? पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। मतलब एक ही लोक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अब इसके बाद द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। ये बात समझ आ गया? जो ये ओव्यूल है, ये जो पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये उस प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। किसके थ्रू? इस स्टॉक के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, ठीक है। ये क्या है? फ्यूनिकल है। इसके बाद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। यानी पहले यहां पे तो प्लेसेंटा है, ठीक है। ये प्लेसेंटा से किससे जुड़ा हुआ है? फ्यूनिकल से। और इसके बाद जो फ्यूनिकल है वो और बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं? हाइलम के थ्रू। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? हाइलम है, ठीक है। Thus, the hilum represents the junction between ovule and the funicle. सीधी सी बात है। इसके बाद each ovule has one or two protective envelopes called integuments. ये देख सकते हैं आप, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, पूरी ये वाली लेयर्स जो हैं, ये एक या दो, ठीक है। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे न्यूसेलस को, यानी जहां पे एग रखा हुआ है उसको कवर करते हैं, एनसर्कल करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। कौन सा पॉइंट? माइक्रोपाइल। ये क्या करेगा? ये माइक्रोपाइल ही जगह देगा किसको? पॉलन ट्यूब को अंदर जाने की। और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या आएगा? मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन के अंदर भी एक ऐसा ही छोटा सा पोर रहता था जिसे जर्म पोर कहा जाता था। अब जर्म पोर से पॉलन ट्यूब अराइज होगा और इस माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर जाएगा, ठीक है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा, यानी अगर यहां पे माइक्रोपाइल है तो इसके अपोजिट वाले एंड को क्या कहेंगे? चलाजा, ठीक। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, यानी ये जो चलाजाल एंड है वो क्या है? बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है, राइट, ठीक है। enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus, ठीक है। ये है mass of the cells which are called nucellus.
सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स। ठीक, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो न्यूसेलस है ना, इसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल्स होता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फूड मटेरियल्स की जरूरत होती है। जो मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स को फूड प्रोवाइड कौन करेगा? ये न्यूसेलस करेगा। ठीक है, अब जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये एम्ब्रियो सैक, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमीट नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? कौन है फीमेल गैमेटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। ठीक वैसे ही मेल गैमेटोफाइट कौन था? मेल गैमेटोफाइट कौन था? पोलन ग्रेन। ठीक है, इनसे आगे क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। इसके बाद क्या लिखा है? एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से जनरली एक सिंगल ओव्यूल ही बनता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है? ताकि ये जो फूड की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करता है? मियोसिस करता है, मियोटिक डिवीजन करता है। यहां क्वेश्चन एक पूछा गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। तो सीधी बात है कि जो मियोसिस करेगा तो ही तो जाके मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एक सेल है तो आगे चल के 4 प्रोजेनीज बनाएंगे। ठीक है, अगर ये डिप्लॉइड है तो ये सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये अगर 2n है तो ये सारे n होंगे। तो ये मेगास्पोर मदर सेल से आगे चल के क्या बन जाएंगे? मेगास्पोर, दैट इज फीमेल गैमिट्स। यही इंपॉर्टेंस है मियोटिक डिवीजन का। ठीक है, अब देखो, अब बता रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक, इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other 3 degenerate। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल ने डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाए थे, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और कोई एक रहेगा, वो ही फंक्शनल बचेगा। ठीक है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। यानी एम्ब्रियो सैक में उन चारों में से कोई एक ही मेगास्पोर डेवलप करता है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी 4 स्पोर में से कोई एक ही स्पोर डेवलप होगा तो उसे क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, what will be the ploidy of the cells of the nucellus, MMC and the functional megaspore and the female gametophyte। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बारी है मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने की। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन, मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमिट, राइट। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी मेगास्पोर का बनना किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल।
mmc in the micropylar region of nucellus. जो ओव्यूल होता है वो किसी एक मेगास्पोर मदर सेल में ही डेवलप होता है। कहां पर? माइक्रोपाइलर रीजन में। ठीक है, क्योंकि वहीं से पोलन ट्यूब को अंदर आना है और उसी पोलन ट्यूब के थ्रू माइक्रोस्पोर आना है। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच वन मूव द अपोजिट पोल फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यानी ये जो ओव्यूल है इसके अंदर जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा? दो न्यूक्लियस बना देगा। न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी। कैसे डिवीजन होगी? माइटोटिकली। ठीक है, समसूत्री विभाजन। और इसके बाद टू न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले एक डिवीजन हुआ तो कितने? 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज आया। फिर इन दोनों ने माइटोटिकली डिवाइड किया तो ये दोनों फिर से 2-2 हो गए, 4 स्टेज आ गया। एक बार और डिवीजन हुआ तो कितने हो गए? 8 सेल्ड स्टेज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी पहला माइटोटिक डिवीजन और दूसरा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएट बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। यानी न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया बट सेल का डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगा तब ये जो सेल वॉल है वो ले डाउन करेगी यानी बनेगी। इसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या टिपिकल एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं तो आप क्या बताओगे? 8 न्यूक्लियस। राइट, कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस। अब देखो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल्स। यानी जो 6 न्यूक्लियस हैं उनके तो सेल वॉल बन जाती है, लेकिन जो 2 हैं उनका नहीं बनता। ठीक, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, इसके बाद देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitutes the egg apparatus। यानी जो माइक्रोपाइलर एंड था, यानी जो माइक्रोपाइलर एंड है जहां पे पोलन ट्यूब को आना है वहां पे तो एग एपरेटस बन रहा है। एग एपरेटस कैसे बन रहा है? देखो, जो 3 सेल हैं वो एक साथ ग्रुप बनाकर और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाएंगी और क्या बना देंगी? एग एपरेटस। कितने? 3 सेल्स। ठीक है, और इसके बाद द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इन 3 जो सेल हैं उनमें से क्या है? 2 सिनर्जिड हैं और 1 एग सेल है, और इन तीनों को मिलाकर के क्या बोल रहे हैं? एग एपरेटस। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये एग एपरेटस है। ठीक, 2 क्या है? सिनर्जिड, और 1 क्या है? एग। द सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये जो सिनर्जिड्स हैं इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा? ये ही रास्ता दिखाता है किसको? पोलन ट्यूब को। सिग्नल प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को कि उसको किधर ग्रो करना है। ठीक है, इसके बाद 3 cells एट द चैलेजल एंड्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। 3 सेल कहां पे आ गए? एग एपरेटस बना लिया। 3 सेल कहां चले गए? चैलेजल एंड की तरफ, जिन्होंने क्या बना लिया? एंटीपोडल बना लिया। अब कितने सेल बच गए? 2 सेल बच गए।
जो 2 सेल बच गए ना, वो लार्ज सेंट्रल सेल्स होते हैं, और जो जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, वो बीच में प्रेजेंट होंगे इन दोनों के। एक तरफ एंटीपोडल हो गया चैलेजल एंड की तरफ, उसके अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या हो गया, एगेप्टेटस हो गया, और उसके बीच में जो 2 लार्ज सेल्स बच गए उन्हें क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, दस a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated, is 7 celled। न्यूक्लियस कितने हैं, 8, और सेल कितना है, 7। कैसे, देखो 3 सेल पड़े हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एग एपरेटस बना रहे हैं। 3 सेल पड़े हैं चैलेजल एंड की तरफ, ठीक है, एंटीपोडल्स बना रहे हैं। और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, सेंटर में लार्ज सेल है विथ 2 न्यूक्लियस, वो क्या कर रहे हैं, पोलर सेल बना रहे हैं। कहां पे, बीच में, ठीक है। अब क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। यानी मेल गैमिटोफाइट का अपने जगह से उड़कर स्टिग्मा तक आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर से हटकर स्टिग्मा तक जो ट्रेवल करता है पोलन ग्रेन, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, पॉलिनेशन। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination। ठीक है, इनके अलग अलग तरीके हैं पॉलिनेशन के, वो कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे। They make use of external agents to achieve pollination। मतलब अब कोई पौधा या कोई फ्लावर तो उड़ के नहीं जा सकता, तो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स टू अचीव पॉलिनेशन। वो कौन से एजेंट्स हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। देखो क्या है, ऑटोगेमी, ठीक। ये ऑटोगेमी क्या चीज है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी एक ही फ्लावर का एंथर से उड़कर स्टिग्मा तक कोई पोलन ग्रेन आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी, ठीक है। Complete autogamy is rather rare। Autogamy in such flower requires synchrony। यानी जिस प्लांट को ऑटोगेमी करना है उसको सिंक्रोनस भी होना पड़ेगा। मतलब जब मेल गैमिटोफाइट रेडी हो रहा है उसी टाइम पे फीमेल गैमिटोफाइट को भी रेडी होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, मेल गैमिटोफाइट अगर रेडी हो गया तो वो पहले शेड हो जाएगा, तो उस फ्लावर के ही स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑटोगेमी हो नहीं पाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ऑटोगेमी होना है तो उसके प्लांट को सिंक्रोनस भी होना पड़ेगा, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, वायोला एंड ऑक्जेलिस। दूसरा क्या है, चैस्मोगैमस, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। यानी 2 प्लांट है, ठीक है, वो दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तो एक का जो पोलन ग्रेन है वो उड़ेगा दूसरे प्लांट पे के पिस्टिल पे जाके लैंड करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, चैस्मोगैमस, ठीक। तीसरा क्या है, क्लेस्टोगैमस, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। यानी क्लेस्टोगैमस क्या होता है, एक फ्लावर है वो कभी खुलता ही नहीं है, उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मैच्योर होंगे और उनका फर्टिलाइजेशन भी उसी फ्लावर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एंथर dehiscence in the flower buds, pollen grains come to contact with stigma to effect pollination। सीधी बात है। Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no change of cross pollen landing on the stigma। यानी जो क्लेस्टोगैमस प्लांट है वो एक्चुअल में क्या है, ऑटोगैमस, ठीक है। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन पूछा है,
डू यू थिंक दैट क्लेस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? वाई? सीधी बात है भाई, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इनमें कभी वेरिएशन नहीं आ सकती। वेरिएशन नहीं आ सकती तो ये इवॉल्व नहीं हो सकते, तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। कोई नया एडेप्टेशन, कोई नया फीचर कभी भी डेवलप नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जा रहा है सेम प्लांट के, इसको क्या कहेंगे? जेनेटोगेमी। ठीक है। ऑल्दो गेटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्यों? क्योंकि इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है। पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत कैसे पड़ रही है? क्योंकि एक फ्लावर ऊपर लगा है, दूसरा फ्लावर नीचे लगा है, तो वहां के एंथर से जब कोई पॉलन ग्रेन शेड होगा और स्टिग्मा तक आएगा, तो उस बीच में जो ट्रेवलिंग एजेंट होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, उसे क्या कहेंगे? वही पॉलिनेटिंग एजेंट। और जो पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज करता है वो क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है। ठीक है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। सीधी बात है, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो ये ऑटोगेमी है। अब अगला क्या है? जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है। स्टिग्मा और एंथर दोनों डिफरेंट प्लांट्स के हैं और पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। यानी इसका फ्लावर भी अलग है, इसका प्लांट भी अलग है, इसको पॉलिनेटिंग एजेंट की भी नीड है। तो ये एक रियल क्रॉस पॉलिनेशन है और यही एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, वो देखो। पहला तो हो सकते हैं बायोटिक एजेंट्स जो एनिमल्स हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं? एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एयर या वाटर। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. यानी अगर किसी भी प्लांट को हवा से पॉलिनेशन कराना है, विंड पॉलिनेशन कराना है, तो उसके पॉलन ग्रेन्स को सबसे पहले तो बहुत हल्का होना पड़ेगा ताकि वो हवा में उड़ सके, और नॉन स्टिकी होना पड़ेगा ताकि वो कहीं इधर उधर चिपक ना जाए। ठीक है। They often possess well-exposed stamen so that the pollens are easily dispersed into the wind currents. ठीक बात है। And large, often feathery stigma to easily trap borne pollen grains. यानी अगर स्टिग्मा भी जब फेदरी होगी, बड़ी होगी, तो ही वो विंड करंट्स में से पोलन ग्रेन्स को खींच पाएगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न कॉब, मक्का, राइट। अब जो बायोटिक एजेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एनिमल्स, मधुमक्खी, तितलियां, भृंग, पक्षियां, इंसान। ठीक है। अब ये मक्के में कैसे होता है? देखो, जो ऊपर दिखता है तुम्हें वो तो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, और जो नीचे उसकी बाली में जो रोम लगे होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। अब यहां से पोलन ग्रेन उड़ेगा और यहां जाके चिपक जाएगा, क्योंकि इसके पास फेदर होते हैं तो पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक। पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होता है? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में होता है। ठीक है। बोथ विंड्स एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट पोजेस नेक्टर। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? सीधी बात है कि अगर कोई प्लांट चाहता है कि उसका जो पॉलिनेटिंग एजेंट हो वो कोई एनिमल हो, तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। उसके फूलों में थोड़ी खुशबू होनी चाहिए, थोड़ा नेक्टर होना चाहिए, जिसको देख के जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कीट पतंग हैं वो अट्रैक्ट हों, तो वो एक प्लांट से ऊपर बैठे, वहां से नेक्टर लें, जिसके साथ साथ पॉलन ग्रेन्स भी आ जाए, और उसके बाद जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठे
तो वो पोलन ग्रेन को वहां पे लैंड करवा दें और उनका फर्टिलाइजेशन हो। इसलिए जो भी प्लांट वाटर या एयर के थ्रू पॉलिनेशन करवाता है उसको कोई जरूरत नहीं होती किस चीज की, नेक्टर की या अट्रैक्टिव या कलरफुल होने की। बस इतनी सी बात है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। मैंने बता दिया, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मतलब छोटे जीव हैं वो भी करवा लेते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। जैसे क्या एग्जांपल है, फेलस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, युक्का। ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाने के बदले में क्या रिवॉर्ड देते हैं, उन एनिमल्स को एक सेफ जगह दे देते हैं, वहां पे वो एनिमल रह लेते हैं। बस यही है उनका क्या, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। थैंक यू। अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे विथ रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट्स।